ठीक है, तो आज अभी हम लोग शुरू करते हैं यूनिट नंबर 3 गियर बॉक्स। ओके, यूनिट नंबर 3 गियर बॉक्स। ओके सर। तो गियर बॉक्स जो है, सबसे पहले फंक्शन ऑफ गियर बॉक्स की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो गियर बॉक्स का मेन फंक्शन क्या होता है? जो गियर बॉक्स होता है ये हमें जब गाड़ी को हम चलाते हैं तो उस समय गाड़ी की स्पीड को हमको कई बार चेंज करना होता है, कभी स्पीड को इंक्रीज करना होता है, कभी स्पीड को डिक्रीज करना होता है। ठीक है, तो ये जो स्पीड का डिक्रीज या इंक्रीज होना, ये जो फंक्शन है ये गियर बॉक्स हमें परफॉर्म करके देता है। ठीक है ना। उसी तरीके से जब गाड़ी अगर हिल में जा रही है, ठीक है ना, या स्लोप में जा रही है गाड़ी, ठीक है ना, तो उस समय हमको गाड़ी की स्पीड को मेंटेन करना होता है। ठीक है ना, तो ये काम भी हमको गियर बॉक्स प्रोवाइड करके देता है। इसके साथ ही हमें कभी कभी गाड़ियों में टॉर्क ज्यादा लगता है, जैसे कि अगर आप हिल में ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उस समय आपको ज्यादा टॉर्क चाहिए होगा, तभी गाड़ी आसानी से ऊपर चढ़ेगी। तो टॉर्क का रिक्वायरमेंट हमारा बढ़ जाता है जब गाड़ी जो है हिल में क्लाइंब करती है। ठीक है ना। या गाड़ी में अगर आपने ज्यादा लोड डाला हुआ है, ठीक है, ज्यादा सामान आपने लोड कर दिया है या ज्यादा लोग उस पे बैठे हुए हैं, उस समय भी गाड़ी को आगे बढ़ने के लिए जो है ज्यादा हाई टॉर्क की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना। तो ये जो हाई टॉर्क जो प्रोवाइड कराता है वो आपको गियर बॉक्स ही प्रोवाइड कराता है। ठीक है ना। तो ये कुछ फंक्शंस है, देखो पॉइंट्स में भी आपको लिखा हुआ है, टू प्रोवाइड हाई टॉर्क एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग। ठीक है ना। स्टार्टिंग के समय आपको हाई टॉर्क की जरूरत पड़ती है, क्योंकि स्टार्टिंग के समय जब गाड़ी पहले रेस्ट कंडीशन पे होती है, ठीक है ना, रेस्ट कंडीशन से मूविंग कंडीशन पे आने के लिए उसको टॉर्क ज्यादा लगता है। तो स्टार्टिंग के समय टॉर्क ज्यादा चाहिए। जब व्हीकल को आप एक्सेलरेट करेंगे तब आपको टॉर्क ज्यादा चाहिए। जब हिल में क्लाइंब करेंगे तब आपको टॉर्क ज्यादा चाहिए। ठीक है ना। सो दीज फंक्शंस आर provided with the help of gearbox. ठीक है, as well as to provide more than forward speeds by providing more than one gear ratios. ठीक है ना। इंजन की जो स्पीड है उस स्पीड से आपको स्पीड को कम या ज्यादा करना होता है। ठीक है ना। तो वो आपको गियर हेल्प करके देता है। तो वी अटैच मोर देन वन गियर। ठीक है ना। आपकी जो कोई भी आपका जो बाइक है या फोर व्हीलर है, इन दैट यू विल गेट 3 speed or 4 speed and one reverse gear always. Okay, and gearbox provide a reverse gear for driving the vehicle in reverse direction. It is also the part of gearbox. So these are the some functions which is performed by the gearbox. Okay, next is total resistance to vehicle motion. ठीक है ना। जब हम गाड़ी को चलाते हैं उस समय हम देखते हैं कि जो गाड़ी है, ठीक है, जब हम गाड़ी को चलाते हैं उस समय हम देखते हैं कि जो गाड़ी होती है, ठीक है ना, वो उसमें अलग अलग तरीके के रेजिस्टेंस एक्ट करते हैं। ठीक है ना। देखिए अगर हमको आगे बढ़ना है, अगर एक पर्सन जैसे कि मैं हूं, मुझे अगर आगे चलना है तो मुझे अगर सामने से रेजिस्टेंस मिलेगा तो मुझे डिफिकल्टीज होगी आगे बढ़ने में। ठीक है ना। तो मैं जो फोर्स लगा रहा हूं आगे बढ़ने के लिए, मेरा फोर्स सामने से आने वाले रेजिस्टेंस से ज्यादा होना चाहिए, तब मैं आगे बढ़ पाऊंगा। ठीक है ना। तो हम ये देखते हैं कि जब एक गाड़ी मोशन में होती है, जब गाड़ी जब आगे बढ़ती है उस समय सबसे पहले कि व्हीकल के मोशन को कौन कौन से फोर्सेस रेजिस्ट करते हैं। ठीक है ना। सो द फर्स्ट इज रेजिस्टेंस ड्यू टू विंड। रेजिस्टेंस ड्यू टू विंड। ठीक है। हम देखते हैं कि जब गाड़ी आगे चलती है तो जो विंड जो बह रहा है, हवा जो बह रही है, वो गाड़ी के पर जो है एक सामने से एक रेजिस्टेंस अप्लाई करती है। ठीक है ना। ये एक रेजिस्टेंस अप्लाई करती है, तो ये एक प्रकार का रेजिस्टेंस हुआ। ओके, सो रेजिस्टेंस ड्यू टू विंड, इसके बारे में बताया गया है, इट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द व्हीकल स्पीड।
इट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द व्हीकल स्पीड। व्हीकल की जो स्पीड होगी उसका स्क्वायर आपको रेजिस्टेंस लगेगा ड्यू टू विंड। ओके, एंड it depends on design of vehicle also, means how much resistance is acting due to wind, it totally depends on the design of the vehicle। आप देखते हैं कि अलग अलग गाड़ियों का अलग अलग टाइप का डिजाइन होता है, उसको उनके डिजाइन को इस तरीके से बनाया जाता है कि वो गाड़ी में स्टेबिलिटी बनी रहे, वो जमीन से उठे ना। अदरवाइज अगर वो उठेगा, उसका व्हील अगर टायर अगर जमीन से ऊपर उठेगा तो अनबैलेंस होगा, ठीक है ना। तो ये जो आपका रेजिस्टेंस ड्यू टू विंड है, इट डिपेंड्स ऑन द डिजाइन ऑफ द व्हीकल। ओके, डिस्टर्बेंस हो रहा है। ओके, नेक्स्ट इज रेजिस्टेंस ड्यू टू ग्रेडियंट। ठीक है, ग्रेडियंट मतलब आप जब इंक्लाइंड सरफेस में चलते हैं, ठीक है ना। इंक्लाइंड सरफेस मतलब मान के चलिए कि हिल में आप चढ़ रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल से आपका जो रोड है वो थोड़ा उठा हुआ रहता है। देयर इज सम इंक्लिनेशन बिटवीन द लेवल ऑफ द रोड एंड हॉरिजॉन्टल, सो दिस इज द ग्रेडियंट। तो जितना ज्यादा आपका स्लोप होगा, जितना ज्यादा आपका ग्रेडियंट होगा, उतना ज्यादा आपको रेजिस्टेंस सामने से लगेगा, ठीक है ना। उतना ज्यादा आपको रेजिस्टेंस जो है सामने से लगेगा। सो रेजिस्टेंस ड्यू टू ग्रेडियंट, इट रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल स्पीड। ठीक है, ये जो लगभग सभी स्पीड में ये कांस्टेंट होता है। एंड दिस इज द कंपोनेंट ऑफ वेट पैरेलल टू रोड, parallel to road. It starts to act on vehicle due to slope of road, more gradient means more resistance। ठीक है ना, देखो वही चीज बता रहा है कि ये जो कंपोनेंट है ये आपका जो रोड होगा, क्योंकि रोड उस समय इंक्लाइंड है, तो उस इंक्लाइंड रोड के पैरेलल जो आपका वेट है, वेट का जो कंपोनेंट होगा, वेट का जो कंपोनेंट होगा, वहां चले जाओ ना, वेट का जो कंपोनेंट होगा, ठीक है, जो फोर्स, तो बैठ जाओ ना, क्या हो गया। अरे तो उधर बैठ जाओ ना, 2 मिनट क्या हो गया यार, वहां बैठ जाओ बोल रहा हूँ। अरे उनका आवाज कम है, मेरा आवाज ज्यादा है। हेलो, हाँ। तो आपके वेट का जो कंपोनेंट है पैरेलल टू द रोड, ओके, ये आपका रेजिस्टेंस होगा ड्यू टू ग्रेडियंट, और ये आपका स्लोप ऑफ द रोड की वजह से होता है। एंड अगेन द लाइन इज रिटन मोर ग्रेडियंट मींस मोर रेजिस्टेंस। जितना ज्यादा ग्रेडियंट होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। एंड अनदर टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस इज मिसलेनियस। इसमें आपका आ जाएगा टाइप ऑफ द रोड, टायर फ्रिक्शन, ठीक है ना। बैठ जाओ ना यार। टायर की फ्रिक्शन, टायर जो होता है उसके पुराना टायर है कि नया टायर है उस पर भी डिपेंड करता है। और रोड कैसा है, रोड आपका अनइवन रोड है या प्लेन रोड है, ठीक है ना। इन सब पे चीजों पे ये डिपेंड करता है। ये सारे जो रेजिस्टेंस है ये व्हीकल पे लगते रहते हैं, ठीक है ना। और हमारे द्वारा जो फोर्स लगाया जा रहा है वो इन रेजिस्टेंस को ओवरकम करना चाहिए, तब हमारी गाड़ी आगे बढ़ेगी। ओके, और एक और रेजिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, देखो विच इज इंपॉर्टेंट, रोलिंग रेजिस्टेंस। रोलिंग रेजिस्टेंस क्या होता है? रोलिंग रेजिस्टेंस जो होता है वो आपका जो व्हील होता है, टायर, टायर और सरफेस, जमीन का जो सरफेस होता है, रोड, ठीक है। सो रोलिंग रेजिस्टेंस जो होता है वो टायर और रोड का जो सरफेस होता है उसके बीच लगने वाला जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम रोलिंग रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, rolling resistance sometimes called rolling friction, sometimes called rolling friction, rolling friction or rolling drag is the force resisting the motion when a body rolls on a surface। ठीक है ना, ये वही चीज बता रहा है, जब बॉडी सरफेस पे रोल करती है, मींस while motion the rolling resistance comes into existence। okay, cause of rolling resistance
lies in the slippage between the wheel and the surface. ठीक है ना, रोलिंग रेजिस्टेंस का कारण क्या है, व्हील और सरफेस के बीच में जो स्लिप हो रहा है वो कारण है, विच डिसिपेट्स एनर्जी, ठीक है, जो एनर्जी के फॉर्म में डिसिपेट्स हो जाती है. रोलिंग रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन 3 मेन फैक्टर. जो आपका रोलिंग रेजिस्टेंस होता है वो 3 मेन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. फर्स्ट इज फॉर न्यू टायर थ्रेड इज इन अ गुड पोजिशन सो रेजिस्टेंस इज लेस. मान लीजिए आपकी जो व्हीकल है, व्हीकल का टायर अगर न्यू कंडीशन पे है तो उस टायर में जो थ्रेड्स बने होते हैं, ठीक है ना, थ्रेड्स जो बने होते हैं जो कि आपके बेटर ग्रिपिंग प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है ना, वो थ्रेड जो होते हैं वो गुड पोजीशन में होंगे. इफ योर टायर इज न्यू, तो अगर वो गुड पोजीशन में होंगे, आपका नया टायर आप यूज कर रहे हो, तो याद रखो कि रेजिस्टेंस जो होता है वो लेस होता है. ठीक है, सामने से लगने वाला रेजिस्टेंस जो होता है लेस होता है, मींस, ठीक है ना, रोलिंग रेजिस्टेंस इज लेस इन दिस केस. अदरवाइज आपने खुद देखा होगा कि अगर टायर घिस जाता है, पुराना हो जाता है, ठीक है ना, तो उस समय काफी ज्यादा चांसेस होते हैं गाड़ी स्लिप हो जाती है. ठीक है ना, गाड़ी के स्लिप होने के चांसेस होते हैं. ठीक है. सेकंड थिंग इज दैट, सेकंड फैक्टर इज इफ लेस एयर इन टायर सो रेजिस्टेंस विल इंक्रीज. आप देखते हैं कि अगर आपके गाड़ी व्हीकल के टायर्स में एयर कम है तो भी रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है. आप खुद इस चीज को ऑब्जर्व किए होंगे, अगर टायर में हवा कम है उस केस में जब आप गाड़ी को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो गाड़ी उतनी अच्छे से आगे नहीं बढ़ पाती है, आपको काफी ज्यादा एक्सीलरेट करना होता है. ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस आपका बढ़ गया है वहां पर. ठीक है ना. एंड थर्ड फैक्टर इज फॉर सॉफ्ट सरफेस लाइक सॉइल, सैंड एटसेट्रा रेजिस्टेंस विल इंक्रीज. ये चीज भी आपने ऑब्जर्व किया होगा, अगर आप ऐसे सरफेस पे गाड़ी चलाते हैं जहां पर सॉइल है, मिट्टी है, सैंड है, या गीला कीचड़ वगैरह वाला सरफेस है, तो वहां भी आप देखते हैं कि गाड़ी जो है वो आपकी अच्छे से स्पीड नहीं पकड़ पाती है, क्योंकि रेजिस्टेंस वहां पर इंक्रीज हो चुका रहता है. ठीक है ना. तो ये 3 मेन फैक्टर हैं which increase or decrease the rolling resistance. Okay, which increase or decrease the rolling resistance. And the rolling resistance acts between the wheel and the surface of the road. Okay, so this is the all about the rolling resistance. Next is tractive effort. Okay, so what is tractive effort? Tractive effort का मतलब होता है कि वो एफर्ट जो गाड़ी को आगे बढ़ा सके. ठीक है ना, जो गाड़ी को आगे बढ़ा सके उसे ट्रैक्टिव एफर्ट बोला जाता है. ठीक है, तो गाड़ी को अगर आगे बढ़ना है तो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि इफ यू वांट टू मूव योर व्हीकल अहेड, सो ऑल द रेजिस्टेंस विल बी लेस देन द फोर्स अप्लाइड. तो यहाँ पर आपको आगे बढ़ाने के लिए जो ट्रैक्टिव एफर्ट लगता है, वो ट्रैक्टिव एफर्ट की वैल्यू जितने भी रेजिस्टेंस लग रहा है उससे ज्यादा होनी चाहिए. ठीक है ना, तब आपकी गाड़ी आगे बढ़ेगी. तो देखो क्या लिखा हुआ है, द फोर्स अवेलेबल एट द कॉन्टेक्ट बिटवीन द ड्राइव व्हील टायर्स एंड द रोड इज नोन एज ट्रैक्टिव एफर्ट. ठीक है, ड्राइव व्हील टायर्स और रोड के बीच जो लगने वाला एक फोर्स है जो कि आगे गाड़ी को खींचने का काम करता है, वो ट्रैक्टिव एफर्ट होता है. And the ability of drive wheels to transmit this effort without slipping is known as traction. और the ability of drive wheels to transmit this effort, drive wheels जो है इस एफर्ट को ट्रांसमिट करता है, तो ये जो उसकी एबिलिटी है बिना स्लिप हुए, अदरवाइज व्हील अगर स्लिप होगा तो अपने ही जगह पे घूमता रहेगा. ठीक है ना, अपने ही जगह पे घूमता रहेगा और आगे नहीं बढ़ पाएगा, इसलिए बोल रहा है विदाउट स्लीपिंग, और इसको बोला जाता है ट्रैक्शन. ठीक है, a wheel have different traction on different surfaces as the coefficient of friction is based on pair of surfaces. तो अलग अलग सरफेसेस के लिए जो ट्रैक्शन होता है वो अलग अलग होता है, क्योंकि अगर आप मड में चले गए, आप सैंड में चले गए, ठीक है ना, तो उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अलग है, प्लेन सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अलग है. इट मींस द ट्रैक्शन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सरफेसेस. ओके, सो
ये आपका मेन इंट्रोडक्शन है कि किस टाइप के फोर्सेस आपके रेजिस्टेंस आपके काम करते हैं व्हेन द व्हीकल इज इन मोशन। ओके, और देखो यहाँ पर आपको ग्राफ भी यहाँ पर दिखाया जा रहा है। दिस ग्राफ इज फॉर ट्रैक्टिव एफर्ट, दिस ग्राफ इज फॉर ट्रैक्टिव एफर्ट। तो देखो इन दिस ग्राफ you can see in x axis the speed, there is a speed. Okay, we are showing speed in x axis and in y axis we are showing tractive effort। ठीक है, ट्रैक्टिव एफर्ट को आप कह सकते हैं कि एक तरीके से इट इज अ पावर, ओके, विच इज रिक्वायर्ड टू मूव द व्हीकल, और यू कैन से टॉर्क। ठीक है, ट्रैक्टिव एफर्ट को हम टॉर्क भी कह सकते हैं। तो हम जानते हैं कि जब आप फर्स्ट गियर लगाते हैं तो उस समय गाड़ी की स्पीड कम होती है, लेकिन टॉर्क आपको ज्यादा चाहिए, टॉर्क आपको ज्यादा चाहिए गाड़ी को मोशन में लाने के लिए। फिर जैसे आप सेकंड गियर में जाते हैं तो ऑटोमेटिक टॉर्क का रिक्वायरमेंट कम होता है एंड स्पीड इंक्रीजेस। अगेन इन थर्ड गियर टॉर्क रिड्यूसेस, स्पीड इंक्रीजेस। तो ये चीज आपको मिलेगा। तो देखो ये आपका फर्स्ट गियर है, फर्स्ट गियर में देखो टॉर्क की वैल्यू ऊपर है, हाई पे है। सेकंड गियर में टॉर्क कम हो गया, थर्ड गियर में टॉर्क और कम हो गया। इस तरीके से टॉर्क का रिक्वायरमेंट कम होगा व्हेन द गियर विल इंक्रीज। तो अब देखो ये स्पीड है, स्पीड के साथ देखो एक्स एक्सिस में स्पीड बढ़ रहा है। तो हम देखते हैं कि मान लीजिए हमने कि पहले स्पीड 0 थी, उस समय हमने पहले फर्स्ट गियर लगाया, फर्स्ट गियर लगाया, टॉर्क का रिक्वायरमेंट बढ़ा, गाड़ी मूव होती है और देखो टॉर्क ऐसा बढ़ता जाता है। फिर गाड़ी जब एक बार मूव होना शुरू हो जाती है तो टॉर्क का रिक्वायरमेंट कम होता है और टॉर्क धीरे धीरे कम होने लगता है, इस तरीके से। ठीक है ना। अगेन सेकंड गियर में जब आएंगे तो सेकंड गियर में टॉर्क का रिक्वायरमेंट तो ऑलरेडी फर्स्ट गियर के कंपैरिजन में कम हुआ है, लेकिन यहाँ भी ग्राफ वैसा ही फॉलो करेगा। टॉर्क का रिक्वायरमेंट धीरे से बढ़ता है, फिर जब व्हीकल उस स्पीड को अचीव कर लेता है, ठीक है ना, तो एक स्पीड बढ़ने के साथ साथ टॉर्क का रिक्वायरमेंट कम होने लगता है। स्पीड जैसे जैसे बढ़ती टॉर्क का रिक्वायरमेंट बढ़ता है, फिर और स्पीड बढ़ती है और गाड़ी मोशन में आ जाती है तो टॉर्क का रिक्वायरमेंट धीरे से कम हो जाता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ फॉर ट्रैक्टिव एफर्ट। ओके, नेक्स्ट ग्राफ इज फॉर टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर अलग अलग रेजिस्टेंस के बारे में जैसे बताया गया है, ये जो डॉटेड वाला नीचे दिख रहा है, दिस इज विंड रेजिस्टेंस। एक्स एक्सिस में आपका स्पीड है, वाई एक्सिस में रेजिस्टेंस है। तो जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है विंड का रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाता है। हमने वहां पर देखा कि विंड रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द स्पीड। तो स्पीड के स्क्वायर के रिस्पेक्ट में वो इंक्रीज होता जाता है, इस तरीके से उसका ग्राफ आपको मिलेगा। ठीक है, और ये आपका ग्रेडियंट रेजिस्टेंस है। ग्रेडियंट रेजिस्टेंस को भी बताया गया था कि ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है इन ऑल स्पीड्स, सारे स्पीड्स पे कांस्टेंट होता है। और मिसलेनियस रेजिस्टेंस जो होता है ये भी लगभग सारे स्पीड पे कांस्टेंट होता है। और इसका ओवरऑल ग्राफ आपका ये रहा टोटल रेजिस्टेंस का। ओके, और ये नीचे भी आपको वही चीज शो कर रहा है, टोटल रेजिस्टेंस के लिए ग्राफ है। तो ये जो ग्राफ हम यहाँ पर बना रहे हैं, दिस ग्राफ इज फॉर डिफरेंट स्पीड्स, मींस speed is increasing in x axis and accordingly the changes is going to there are some changes in tractive effort in total resistance. Okay, so these are the some introduction related to graphs and what type of resistance acting on the vehicle while motion. Okay, next is types of gearboxes. ओके, टाइप्स ऑफ गियर बॉक्सेस। देखो आपको यहाँ पर एक गियर का आपको एक अरेंजमेंट दिख रहा है। ठीक है, इसमें आपको गियर के अरेंजमेंट में आपको शाफ्ट दिख रहा है। ये आपका एक शाफ्ट है, दिस इज अ वन शाफ्ट, दिस इज वन शाफ्ट, दिस इज सेकंड। ओके, और यहाँ पर एक्चुअल में ये भी एक छोटा सा शाफ्ट है।
ठीक है ना। ये भी एक छोटा सा शाफ्ट है यहाँ पर। ये देखो, ये एक शाफ्ट हो गया यहाँ पर छोटा सा। दिस इज सेकंड शाफ्ट, दिस इज थर्ड शाफ्ट। ये तीन शाफ्ट आपको गियर बॉक्स में मिलेंगे। ये जो आपका पहला छोटा सा शाफ्ट है, ये आपका इंजन की तरफ से आता है क्लच के बाद, ठीक है ना। क्लच के बाद आपको ये मिलता है, तो इसको हम लोग क्लच शाफ्ट भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इस क्लच शाफ्ट में आपको ये एक छोटा सा ये एक गियर दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि ये क्लच शाफ्ट में से अटैच है, इसलिए वी कॉल इट क्लच गियर, क्लच गियर। ओके। उसके बाद फिर ये जो क्लच गियर होता है, ये एक बड़े गियर से अटैच होता है। यू कैन सी दिस इज अ बिग गियर। तो ये क्लच गियर जो छोटा गियर है, इसको हम पिनियन कह सकते हैं। You already know about, you have studied in com what is pinion and what is gear. So this small gear is called pinion, and this larger gear which is in mesh with the pinion is called a gear. Okay. और ये जो बड़ा गियर है, ये आपका सेकंड शाफ्ट में है। इस सेकंड शाफ्ट को हम कहते हैं ले शाफ्ट, LAY, ले शाफ्ट, और इसको हम कहते हैं काउंटर शाफ्ट, ले शाफ्ट और काउंटर शाफ्ट। ओके। उसके बाद इस काउंटर शाफ्ट में आप देख रहे हैं कि ये बहुत सारे गियर्स लगे हुए हैं, ठीक है। दीज ऑल गियर्स आर फॉर डिफरेंट स्पीड्स, ठीक है ना। अलग अलग स्पीड्स के लिए आपको ये गियर्स यहाँ पर अरेंजमेंट दिया हुआ है। और फिर जब हम इस थर्ड शाफ्ट की बात करते हैं, दिस थर्ड शाफ्ट इज कॉल्ड मेन शाफ्ट। सो इन दैट अरेंजमेंट वी हैव थ्री शाफ्ट। फर्स्ट इज क्लच शाफ्ट, सेकंड वन इज ले शाफ्ट और काउंटर शाफ्ट, एंड थर्ड वन इज मेन शाफ्ट। और अब ये जो मेन शाफ्ट होता है, दिस मेन शाफ्ट इज कनेक्टेड टू द आउटपुट। आउटपुट से ये आपका जुड़ा रहता है, ये जैसे कि आपका प्रोपेलर शाफ्ट अरेंजमेंट से जुड़ा होगा, ठीक है ना। ये आउटपुट, जो भी आप आउटपुट अरेंजमेंट बनाएंगे उस तरफ से जुड़ा होगा, ठीक है। अब इसमें अलग अलग गियर्स हैं, ये अलग अलग गियर्स आपको अलग अलग स्पीड्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, रिवर्स। ओके। तो इस तरीके से आपको स्पीड्स प्रोवाइड करा के देते हैं। अभी हम डिटेल्स में इसको अच्छे से स्टडी करेंगे। सो इन दैट we have to study, there are three types of gearboxes. Okay, there are three types of gearboxes. First is sliding mesh gearbox, second one is constant mesh gearbox, and third one is synchro mesh gearbox. Okay, I will tell you in short, after that I will explain all the gearboxes. Okay, so first is sliding mesh gearbox. So nowadays the sliding mesh gearbox is obsolete, it is outdated because of its less performance, and the sliding mesh gearbox produce some noise. Okay, because the spur gear is used in this sliding mesh gearbox, so that's why the sliding mesh gearbox is not used currently. Okay, and constant mesh gearbox, right now the constant mesh gearbox is used in every vehicles. Okay, either two wheelers or four wheelers, everywhere the constant mesh gearbox is used. And synchro mesh gearbox is not a separate gearbox. Synchro mesh, it is a small device which is used in constant mesh gearbox. Synchro mesh is a small device which is used in constant mesh gearbox for increasing the efficiency of constant mesh gearbox. Okay, so these are the three types of gearbox. So we will study one by one about all. So first is sliding mesh gearbox. I already shown you the basic components of gearbox. Okay, here sliding mesh gearbox, there are three types of shaft. I already told you. First is primary shaft. Primary shaft is called clutch shaft because it is connected with
because it is towards the clutch. Okay, and second one is lay shaft, which is also called counter shaft, and third one is main shaft, which is connected towards output. मैंने बताया कि जो आपका फर्स्ट शाफ्ट होता है क्लच शाफ्ट, उसमें एक छोटा गियर होता है जिसको हम पिनियन कहते हैं, और वो पिनियन जो होता है वो एक लार्जर गियर व्हील से मैश करता है, और वो लार्जर गियर व्हील कहां पर अटैच होता है, वो आपका इस ले शाफ्ट से अटैच होता है, ले शाफ्ट से, ठीक है ना। और ये पिनियन और ये जो गियर है ये हमेशा मैशिंग कंडीशन में रहते हैं, कभी भी ये अलग नहीं होते हैं, ठीक है, हमेशा एक दूसरे से मैश रहते हैं, ऑलवेज, ठीक है। ठीक है, तो ये इसका थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन बताया गया उसने, वही चीज मैंने आपको वर्ड्स में बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं, ये देखो, ये आपका स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स अरेंजमेंट का आपका डायग्राम आपको दिख रहा है, ठीक है। 10 मिनट है आपके हमारे पास अभी, ठीक है, हम इसको कंप्लीट करेंगे, अगर डिस्कनेक्ट होगा तो आप थोड़ा सा ज्वाइन कर लेंगे तुरंत, ठीक है, क्योंकि इसको हमको कंप्लीट करना है स्लाइडिंग मैश को। तो ये आपका स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स है, ठीक है। देखो मैंने बताया था दिस वन इज क्लच शाफ्ट, जो कि क्लच की तरफ होता है। क्लच शाफ्ट में आपका एक छोटा सा पिनियन होगा विच इज कॉल्ड क्लच गियर। दिस क्लच गियर इज ऑलवेज इन कॉन्टेक्ट विद दिस लार्जर गियर विच इज अटैच्ड इन ले शाफ्ट और काउंटर शाफ्ट। ओके, एंड दीज 3 gears are attached in lay shaft 1, 2 and 3। ये जो 3 गियर्स आपको यहाँ पर अटैच किए गए हैं काउंटर शाफ्ट में, ये आपको अलग अलग स्पीड प्रोवाइड करने के लिए दिए गए हैं, अलग अलग स्पीड प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है ना। और ये आपका हो गया मेन शाफ्ट, थर्ड मेन शाफ्ट। इसमें भी आपको दिख रहा है कि आपको यहाँ पर 2 गियर्स लगे हुए हैं, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है ना। अब देखो स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स का नाम स्लाइडिंग मैश क्यों है, क्योंकि इसमें जो मेन शाफ्ट के जो गियर्स होते हैं, ये वाले गियर और ये वाले गियर, ये इस मेन शाफ्ट में स्प्लाइंस बने हुए हैं, इसमें ये स्लाइड कर सकते हैं, इस तरीके से ये स्लाइड कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स है, ठीक है ना, स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स, क्योंकि वो उसमें स्लाइड कर सकते हैं। अब देखना कि किस तरीके से ये जो गियर बॉक्स है आपको डिफरेंट गियर रेशियो प्रोवाइड करा के देंगे, ठीक है ना। तो देखो इसमें ये वाला जो अरेंजमेंट बनाया गया, ये जो बड़ा गियर दिख रहा है आपको मेन शाफ्ट का, ये आपको फर्स्ट गियर और रिवर्स गियर देगा, फर्स्ट गियर और रिवर्स गियर। और ये जो आपको ये वाला जो गियर है, ये आपको सेकंड गियर एंड हाई गियर देगा, सेकंड गियर और हाई गियर। तो देखो इसमें एक रिवर्स गियर है, एक फर्स्ट गियर है, एक सेकंड गियर है, और जो हाई गियर की बात कर रहा है वो थर्ड गियर होगा ऑब्वियसली। तो दिस इज 3 स्पीड गियर बॉक्स, 3 स्पीड गियर बॉक्स। ओके, 3 स्पीड गियर बॉक्स है ये। अब देखो किस तरीके से ये अरेंजमेंट होगा, देखो मान लीजिए मुझे फर्स्ट रिवर्स गियर चाहिए, ठीक है ना। अगर मुझे रिवर्स गियर चाहिए तो मैं ये जो लार्जर गियर है, क्योंकि ये स्लाइड हो सकता है, मैं इसको इस तरफ राइट मूव करूंगा, और राइट मूव करके इस जगह पर इसको मैं अटैच कर दूंगा। ये भी एक गियर है और ये भी एक गियर है, ठीक है ना, यहां पर मैं इसको अटैच कर दूंगा। तो क्योंकि 3 गियर अटैचमेंट है यहाँ पर, तो आपको ये रिवर्स गियर प्रोवाइड करके देगा, ठीक है ना। मान लीजिए मुझे फर्स्ट गियर चाहिए, तो मैं इस लार्जर गियर को इधर लेफ्ट की तरफ मूव करूंगा और इस गियर सी में अटैच करूंगा, ठीक है ना। तो गियर सी में अटैच करूंगा तो मुझे यहाँ पर क्या देगा, फर्स्ट गियर प्रोवाइड करके देगा। अब इस गियर का काम खत्म हो गया, अब आते हैं हम ये वाले गियर पे, गियर एफ पे। अगर मैं गियर एफ को राइट मूव करता हूं इस तरफ और इस गियर ई के साथ अटैच करता हूं, ठीक है, तो मुझे ये सेकंड गियर देगा, सेकंड गियर, ठीक है ना। और अगर मैंने
इस गियर को, ठीक है ना, इस गियर को मैंने इधर लेफ्ट मूव किया, ठीक है ना, इस गियर को मैंने लेफ्ट मूव किया और डायरेक्ट इस क्लच गियर के जो यहां पर जो स्प्लाइंस बने हुए हैं इससे मैंने अटैच कर दिया, ठीक है। तो मुझे ये डायरेक्ट गियर देगा, डायरेक्ट गियर, जिसको हम हाई स्पीड गियर भी कह सकते हैं। डायरेक्ट गियर मतलब कि इंजन जिस स्पीड से घूमेगा वही स्पीड से मेरा आगे का मेन शाफ्ट घूमेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका ये गियर अरेंजमेंट काम करता है, ठीक है। अभी हम इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं अच्छे से, ठीक है ना। मैं आपको एक और डायग्राम शो करता हूं, उसमें आपको और क्लियर होगा। आप इस डायग्राम को एक बार ध्यान से देख लीजिए, ठीक है ना। जो ले शाफ्ट का जो गियर होता है वो हमेशा घूमता रहता है, याद रखिए। ये जो ले शाफ्ट होता है ये गियर बॉक्स केसिंग के साथ अटैच होता है और ले शाफ्ट के गियर्स हमेशा घूमते रहते हैं। जब आपकी गाड़ी चालू होती है तो ले शाफ्ट के गियर्स घूमने लगते हैं, ठीक है ना, लेकिन गाड़ी आगे बढ़ती नहीं है। सर हाँ बोलो। हेलो हाँ सर, मैं बोल रहा हूँ ले शाफ्ट का जो अरेंजमेंट है वो तो क्लच शाफ्ट के साथ है, तो जब हम लोग क्लच को डिसएंगेज कर देंगे तब तो ले शाफ्ट का घूमना बंद हो नहीं जाएगा। नहीं, हाँ ठीक है ना, वही तो बता रहा हूँ। देखो क्लच क्लच अगर इंगेज है तो क्लच शाफ्ट घूमेगा, क्लच शाफ्ट घूमेगा तो क्लच गियर घूमेगा, ठीक है। और क्लच गियर घूमेगा तो ये लार्जर गियर घूमेगा, और लार्जर गियर घूमेगा तो ये ले शाफ्ट घूमेगा, और ले शाफ्ट के साथ ये सारे गियर घूमने लगेंगे, ठीक है ना। तो गाड़ी जब आपकी चालू करते हो आप, उस समय क्लच तो इंगेज रहता है। इंगेज है इसका मतलब यहां से लेकर के यहां तक पूरा ये मोशन में है, लेकिन गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है। दिस इज न्यूट्रल पोजीशन, ठीक है ना, ये हमेशा मूव करता रहेगा। अब हमको गाड़ी आगे बढ़ाना है, सो वी हैव टू अप्लाई फर्स्ट गियर। तो फर्स्ट गियर के लिए हम क्या करेंगे, इस लार्जर गियर को, ये गियर ओ को हम किधर मूव करेंगे, लेफ्ट मूव करेंगे, और जो कि इस गियर से अटैच हो जाएगा। जैसे ही इस गियर से अटैच होगा, क्योंकि ये गियर घूम रहा है, गियर सी और जो है वो मोशन में है, ठीक है ना। तो गियर सी जो है ये मोशन में है, तो ये इस गियर ओ को भी घुमाने लगेगा, और घुमाने लगेगा तो गाड़ी फिर आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी। अब क्लियरली एक और चीज हम देख रहे हैं कि मेन शाफ्ट का ये जो गियर है, जो कि फर्स्ट गियर प्रोवाइड करा रहा है, ये इसका साइज बड़ा है। हमने कॉम में भी पढ़ा हुआ है कि जिस गियर का साइज बड़ा होता है वो धीरे घूमता है, मतलब उसकी स्पीड कम होती है लेकिन उसका टॉर्क ज्यादा होता है। तो फर्स्ट गियर में हमारा रिक्वायरमेंट ही तो वही है, हमको स्पीड कम चाहिए, टॉर्क ज्यादा चाहिए, इसलिए इस गियर का साइज बड़ा है, ठीक है ना। उसके बाद अब हम ये गाड़ी को आगे मूव करना शुरू कर दिया, फर्स्ट से हम सेकंड गियर में जाते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सेकंड में जाने के लिए इस गियर एफ को राइट मूव करते हैं और इस गियर ई के साथ उसको अटैच करते हैं, ठीक है। ये डिसएंगेज हो गया, आपने क्लच पैडल को प्रेस किया, प्रेस करने के बाद इस गियर ओ को पहले आपने डिसएंगेज किया, ठीक है ना, सी के साथ, तो फर्स्ट गियर हट गया, ठीक है ना, मतलब ये एक साथ हो रहा है। और उसी समय गियर एफ जो है वो गियर ई से कांटेक्ट में आ गया और आपका सेकंड गियर लग गया। अब आप देख रहे हैं कि जो सेकंड गियर का है वो गियर ओ के साइज से छोटा है, क्योंकि सेकंड गियर में अब आपका क्या रिक्वायरमेंट है, आपको टॉर्क कम चाहिए, स्पीड ज्यादा चाहिए, और ऑब्वियसली छोटा गियर आपको ज्यादा स्पीड देगा। तो ये गियर टू आपका यहाँ अटैच हो जाएगा, आपको सेकंड गियर प्रोवाइड करके देगा। उसके बाद आप थर्ड गियर लगाना चाहते हैं, तो इस डायग्राम के हिसाब से थर्ड गियर ये आपका हाई गियर होगा। तो हाई गियर में क्या करते हैं हम लोग, इस अरेंजमेंट को लेफ्ट मूव करके डायरेक्ट क्लच गियर के साथ ये जो स्प्लाइंस बने उसके साथ अटैच कर देते हैं। इसमें देखो यहाँ पर एक्सटर्नल स्प्लाइन दिख रहा है, और यहाँ जो अरेंजमेंट है यहाँ पर आपको इंटरनल स्प्लाइन बना होगा। ये डायरेक्ट जाकर के उसमें बैठ जाता है, और इस समय क्या होगी कि इंजन जब जिस स्पीड से घूम रहा है उसी स्पीड से क्लच घूम रहा है, और क्लच की उसी स्पीड से क्लच शाफ्ट घूम रहा है, उसी स्पीड से क्लच गियर घूम रहा है, और आपका मेन शाफ्ट भी उसी स्पीड से घूमने लगेगा, मेन शाफ्ट भी उसी स्पीड से घूमने लगेगा। तो आपको ये हाई स्पीड देता है, जिसको हम डायरेक्ट गियर बोलते हैं। डायरेक्ट आपको इंजन की स्पीड के बराबर ही आपको आउटपुट शाफ्ट की स्पीड मिलेगी, ठीक है। दिस इज हाई गियर। उसके बाद फिर से हम
क्लच पेडल को प्रेस करते हैं, न्यूट्रल करते हैं, फिर हमको गाड़ी को बैकवर्ड लेना होता है तो हम रिवर्स गियर लगाते हैं। तो रिवर्स गियर में ये बड़ा गियर ओ गियर जो है उसको हमने इस यहाँ पर इस गियर जी के साथ अटैच किया। अब आप देख रहे हैं कि जी वाले अरेंजमेंट में 3 गियर लगे हुए हैं। एक तो ये बड़ा ये जी गियर जो कि ले शाफ्ट से कनेक्टेड है, फिर एक एक्स्ट्रा एक शाफ्ट प्रोवाइड करा करके एक और छोटा गियर लगाया गया है, ठीक है। उसके बाद ये वाला गियर है, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर आपको जो गाड़ी की जो डायरेक्शन है वो उल्टा मिलेगा, बिकॉज ऑफ देयर आर 3 अरेंजमेंट्स ऑफ गियर। ओके, सो इस तरीके से जो है आपका ये जो है स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स वर्क करता है। मैं इसको क्लोज कर रहा हूं और फिर से आप ज्वाइन करेंगे, 5 मिनट का और क्लास बचा है, ठीक है। मैं ये मीटिंग क्लोज कर रहा हूं, फिर से आप ज्वाइन करेंगे। हाँ, तो अगला ये हो गया। अब इसका मैं आपको चारों अरेंजमेंट दिखाता हूँ फिर से। ये वही उसकी वर्किंग है जो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया, वही सारी चीजें लिखी हुई है। वर्किंग जो है आपका, ठीक है ना, न्यूट्रल पोजीशन के बारे में बता रहा है। और डिसएडवांटेजेस है, देखो डिसएडवांटेजेस यहाँ पर अपन पढ़ लेते हैं, ठीक है। वर्किंग हम कर लिए हैं और न्यूट्रल पोजीशन भी जानते हैं हम लोग। डिसएडवांटेज जो था, गियर नॉइस ड्यू टू टाइप ऑफ गियर। आपको मालूम है कि स्पर गियर प्रोड्यूस सो मच नॉइस, so it is one of the disadvantages of sliding mesh gearbox. And second one is the difficulty of obtaining a smooth, quiet and quick change of gear without the great skill of and judgment, ठीक है ना। तो इसमें जनरली आपको डिफिकल्टी होती है स्मूथ, क्वाइट और क्विक चेंज ऑफ गियर अप्लाई करने के लिए, ठीक है ना। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। ये देखो इसमें आपको चारों अरेंजमेंट दिख रहा है। फर्स्ट आपको अरेंजमेंट जो दिख रहा है, फर्स्ट अरेंजमेंट देखो, ये वाला है आपका फर्स्ट गियर के लिए। तो जैसे मैंने बताया था, देखो ये आपका बड़ा, क्योंकि मेन शाफ्ट का गियर का साइज बड़ा है तो ये फर्स्ट गियर हो जाएगा, ठीक है ना। देखो ये वाला सेकंड गियर में, देखो सेकंड गियर में मेन शाफ्ट के गियर का साइज जो है वो छोटा हो गया, आपको सेकंड गियर मिलेगा ये बी वाले डायग्राम में, ठीक है ना। थर्ड गियर में देखो हमने जो है हमने डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया इसको। देखो अब इधर से इंजन से जो पावर आएगा वो सीधा चला जाएगा, डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया है। दिस इज डायरेक्ट गियर और हाई स्पीड गियर। और फोर्थ में आपको देख रहे हो यहाँ पर आपको 3 गियर में के अरेंजमेंट से आपको रिवर्स गियर यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको 3 स्पीड गियर बॉक्स का आपको अरेंजमेंट यहाँ पर आपको शो हो रहा है। 4 स्पीड, 5 स्पीड, इस तरीके से आपको गाड़ियों में देखने को मिलता है आजकल, ठीक है ना। 4 स्पीड, 5 स्पीड, ठीक है। और इंपॉर्टेंट चीज था कि स्लाइडिंग मैश नाम इसका इसलिए है क्योंकि मेन शाफ्ट के गियर जो होते हैं वो स्लाइड हो सकते हैं, therefore it is called sliding mesh gearbox. But there are some disadvantages of sliding mesh gearbox, that the lots of noise is produced and the quick change and quiet operation is difficult to achieve. Okay, अब आपको यहाँ पर मैं वीडियो दिखा देता हूँ इसका, एक बार आप देखेंगे इसका वीडियो वर्किंग, आपको एनिमेशन दिखेगा। स्लाइडिंग मैश का ध्यान से देखो। ठीक है, ये न्यूट्रल पोजीशन देखो। न्यूट्रल पोजीशन में आपका जो है ले शाफ्ट हमेशा घूम रहा है और उसके सारे गियर्स घूम रहे हैं न्यूट्रल पोजीशन में, लेकिन मेन शाफ्ट नहीं घूम रहा है। देखो गियर 1 लगा अभी, अब गियर 1 लगने से क्या हुआ, देखो आपका मेन शाफ्ट घूमने लग गया, ये मेन शाफ्ट। अब ये रहा गियर 2, ये देखो गियर 2 लग रहा है। अब ये गियर 3 जिसको डायरेक्ट बोलते हैं, डायरेक्ट गियर, ये देखो
अब इंजन की स्पीड से के साथ ही ये उसी स्पीड से घूमने लगेगा आपका मेन शाफ्ट। फिर आते रिवर्स गियर, देखो 3 गियर का अरेंजमेंट है। आप देखो डायरेक्शन बदल गया, मेन शाफ्ट गियर का डायरेक्शन बदल जाएगा, देखो उल्टा घूमने लगेगा ये। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका जो है गियर अरेंजमेंट आपको वर्क करता है। ठीक है, ये चीज समझ में आया आप लोगों को किस तरीके से स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स काम कर रहा है।